डियर फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं सैम्पल पेपर नंबर 5 जो कि आपका फिजिक्स का रहेगा। और फिजिक्स का जो सैम्पल पेपर आप देख रहे हैं ये अंतिम सैम्पल पेपर है आपका। इसके बाद के कोई सैम्पल पेपर नहीं है। यहाँ पर आपका 5वां सैम्पल पेपर जो है उपलब्ध कराया जा रहा है। और ये 2024 एग्ज़ाम के लिए सारे सैम्पल पेपर्स हैं, 1 से लेकर के 5 तक। हर सब्जेक्ट के 1 से लेकर 5 तक के सैम्पल पेपर्स अपलोड किए गए हैं, जिनको आप देख करके अपनी तैयारी को पूरा अंजाम दे सकते हो अच्छे तरह से। अगर जितने भी सैम्पल पेपर्स हैं इनको अगर आप तैयार करते हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम में समस्या नहीं आने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सैम्पल पेपर के सॉल्यूशन को। और यहाँ पर जो है सेक्शन ए में आपको 1 नंबर के 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस होंगे, वो भी एमसीक्यू टाइप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 होगा, इसमें 8 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये सारे के सारे 1 नंबर के ही होंगे, 1 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी होगा, इसमें 3 से लेकर 14 तक क्वेश्चंस होंगे। और इसमें से केवल आपको ये 2 मार्क्स के रहेंगे और कोई भी 8 को अटेम्प्ट करना होगा। साथ ही साथ सेक्शन सी की बात करूं तो 15 से स्टार्ट होगा और 26 तक चलेगा। इसमें भी आपको कोई भी 8 अटेम्प्ट करना होगा, लेकिन इसके मार्क्स रहेंगे 3। इसके बाद जो सेक्शन डी अंतिम रहेगा, जो 27 से लेकर 31 तक के क्वेश्चंस रहेंगे, ये 4 मार्क्स के रहेंगे और इसमें से अटेम्प्ट करने हैं केवल आपको 3। तो इस तरह के आपका प्रश्न पत्र का जो है पैटर्न रहेगा। तो चलिए, अंतिम आपका ये सैम्पल पेपर है। फिजिकल कांस्टेंट आपको दिए जाएंगे जिनकी वैल्यूज़ आपके सामने हैं। और इसके बाद सेक्शन ए जो है स्टार्ट होता है, जिसमें आपके एमसीक्यू 10 पूछे जाएंगे और 10 नंबर आप यहाँ से प्राप्त करेंगे डायरेक्ट, जैसे ही आप इसको सही करते हैं सॉल्व। सबसे पहले बात करते हैं, ए फोटो सेल इज यूज टू ऑटोमेटिकली स्विच ऑन द स्ट्रीट लाइट्स इन द इवनिंग व्हेन सनलाइट इज लो इन इंटेंसिटी। ये तो आपका सिंपल सा है। सोलर पैनल आपने देखा होगा, सोलर पैनल जो है ऑटोमेटिकली स्विच हो जाता है जब आप उसको कनेक्ट करते हैं अपने डीसी सप्लाई बैटरी से। बैटरी अपना काम करना बंद करके जो है एसी सप्लाई ले लेता है। वही वाला यहाँ पे सिस्टम दिया गया है। दिस दस इट हैज़ टू वर्क विद विजिबल लाइट, यानी कि ये जो है विजिबल लाइट अगर रहेगा, प्रकाश की किरण रहेगी, तो ये काम करता है। द मटेरियल ऑफ द कैथोड ऑफ द फोटो सेल इज, तो किस चीज़ का होता है, तो वो होता है हमारा पोटेशियम का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। 1 वेबर पर सेकेंड इज इक्वल टू, तो सभी जानते हैं 1 वेबर जो है पर सेकेंड जो है ये इक्वल होता है 1 वोल्ट के। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, 2 पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस डी आर केप्ट एट पोटेंशियल डिफरेंस v वोल्ट। ए चार्ज q ऑफ मास m एंटर्स बिटवीन द पैरेलल प्लेट्स विद सम वेलोसिटी, कोई भी वेलोसिटी हो सकती है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है और वो क्या है, क्यू वी बाई एम डी। तो क्यू बी बाई एम डी कहाँ पर है ये आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पे सही दिखाई देगा, तो ये हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फॉर ए मीडियम ऑफ परमेबिलिटी म्यू इट्स मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी यहाँ पर दे रखा है आपको, इज म्यू आपको दे परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम दे रखा है। ठीक है, म्यू नोट जो है परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम के बराबर यहाँ पे दे रखा है। तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक सस्टेबिलिटी कितनी होगी। तो ये इसकी वैल्यू हो जाती है म्यू माइनस म्यू नोट अपॉन में म्यू। तो म्यू माइनस म्यू नोट अपॉन में म्यू नोट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर ए पीरियड टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज, ये कितना हो जाएगा। तो ये जब आपका एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर ए पीरियड टाइम टी, सिंपल हार्मोनिक मोशन है, एम्पलीट्यूड ए है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 के इक्वल। ठीक है, ये 0 के इक्वल ही होता है हमेशा। अब इसी में अगर एक चीज़ पूछ ले, द एवरेज डिस्प्लेसमेंट ओवर ए पीरियड टाइम टी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ एम्पलीट्यूड ए इज, तो ये तो आपका 0 हो गया। एवरेज डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, एवरेज डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो जाएगा। लेकिन अगर ये पूछ ले डिस्टेंस ट्रेवल ओवर ए पीरियड 4a कितना होगा, तो ओवर ए पीरियड 4a जो आपका ओवर ए पीरियड मतलब ओवर ए टाइम ट्रेवल जो है होगा, और मतलब डिस्टेंस ट्रेवल पूछता है तो 4a हो जाएगा। ये ध्यान रखना है, कभी कभी क्वेश्चनर है ना आपको घुमा देता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। बाकी इसमें कोई ज़्यादा नहीं है। द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑफ ए कॉनिकल पेंडुलम
इज इन द यूजुअल रोटेशन इज, तो कितना होता है ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो ये होता है आपका, बिल्कुल सही समझ लिया आपने, आर जी अपॉन में एल कोस थीटा। तो यहाँ पे आर जी अपॉन में एल एल कोस थीटा कहाँ पर है? डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूले याद होने चाहिए, बाकी आपको जो है न्यूमेरिकल्स ईजी लगेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट ए गिवन टेम्परेचर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑल गैसेस हैव द सेम, क्या होते हैं इनके सेम? काइनेटिक एनर्जी होने हमेशा सेम होती है, काइनेटिक एनर्जी हमेशा सेम होती है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आइए 8वें क्वेश्चन पे, उसको देखते हैं। यहाँ पे बोला गया है ए लिक्विड राइजेस टू ए हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन ए ग्लास कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस दे रखा है 0.02 सेंटीमीटर। द हाइट टू विच द लिक्विड would rise in a glass capillary tube of radius 0.024 सेंटीमीटर is। अब यहाँ पे रेडियस को जो है यहाँ से ट्वाइस कर दिया गया है। तो हमारे को पता है कि H2R2 की वैल्यू क्या होती है? बराबर होती है आपके H1R1 के। अगर आपको याद होगा, पता नहीं आपको फॉर्मूले याद है नहीं है, अगर अभी तक याद नहीं किया है तो याद कर लीजिएगा। H2R2 की जो वैल्यू होती है वो हमेशा इक्वल होती है H1R1 के, इस कंडीशन के हिसाब से। अगर ये जो वैल्यू है तो इसके हिसाब से हमारे पास H2 की वैल्यू जो निकालनी है वो कितनी आ जाती है? तो H2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पर आप देख लेते हैं, तो H1R1 बाई R2, यही हो जाएगा। वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5 आपको दे रखी है H1, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, और दूसरी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 0.2। R1 कितना दे रखा है? 0.02 अपॉन R2 कितना दे रखा है आपको? 0.04। सॉल्व करो कितना आ जाएगा? इसको मल्टीप्लाई कर लिए, 5 दूनी 10 और 0.4 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 5/2, है ना? 5/2 आ जाएगा, सही है। और इसको हाफ करते हो तो 2.5 आ जाता है सेंटीमीटर्स। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भैया? ए ही ऑप्शन करेक्ट है अपना। नेक्स्ट जो है यहाँ पर, इन ए सी एम्पलीफायर द करेंट गेन इज 80 एंड द एमीटर करेंट इज 9 मिली एम्पियर, द बेस करंट इज, तो बेस करंट कितना होगा इसको हमें निकालना होगा। बेस करंट मैंने अभी इससे पहले वाले बताया था कि बीटा डीसी जो हम निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है? आई सी अपॉन में आई बी। यहाँ पे आई सी कितना है आपका? आई सी अपॉन में आई बी कितना है? टोटल कितना दे रखा है? सी एम्पलीफायर करंट इज ये 80 दे रखा है, ये 80 के बराबर दे रखा है। और दूसरा जो है अल्फ़ा डी सी, ये हो जाएगा आई सी अपॉन में आई ई, आई ई। तो ये आपका कितना आ जाएगा? बीटा डी सी बाई 1 प्लस बीटा डी सी। अब बीटा डी सी की वैल्यू कितनी आई है? हमने अभी ये निकाली है 80, मतलब दिया हुआ है, और 1 प्लस में 80 हो जाएगा 81, तो 80/81, ठीक है। तो 80/81, और हमारे को एक चीज़ और यहाँ पे है, जो है कि अल्फ़ा डी सी बाई बीटा डी सी, अल्फ़ा डी सी बाई बीटा डी सी क्या हो जाएगा? आई बी बाई में आई ई। आई बी की वैल्यू कितनी निकाली हमने? यानी कि अल्फ़ा डी सी की वैल्यू कितनी निकाली है? 80/81। तो 80/81 अपॉन आई ई की वैल्यू कितनी निकाली है? आई ई की वैल्यू तो हमारे को देखते हैं, आई ई की वैल्यू कितनी निकाली है हमने? आई ई की वैल्यू 81, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये? 1/81। अब अगर हम निकाल लें यहाँ से, क्योंकि ठीक है, आई बी की वैल्यू है आपके पास, आई बी आई बी आई बी आई बी
आई बी ये रहा। अच्छा आई बी अल्फ़ा डी सी है ना, अल्फ़ा डी सी की वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ पर। अल्फ़ा डी सी, अल्फ़ा डी सी की वैल्यू जो है ये है, तो हमने ये पुट अप कर दिया आई बी की जगह। और आई ई की वैल्यू जो है नीचे हमारे को यहाँ पर आई ई है, इसकी वैल्यू कितनी है 81 है, तो ये 81 रखा, तो ये ओपन में 81 आ गया। आई बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो आई बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/81, तो 1/81 और फिर आपका 1/81 इंटू आई कर देंगे ना। देखते हैं आई बी, आई बी अगर निकालना है तो आई ई जो है इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, तो आई ई हो गया इधर, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, आई ई की वैल्यू 81 ही है। एमीटर करंट 9 एम्पियर है ना, तो यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आई बी की वैल्यू, आई बी इक्वल्स टू 1/81 इंटू 9, 9 1 9, 9 81, 1/9 आ गया। 1/9 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यार, 10वां क्वेश्चन जो है आपका अंतिम। ये सर्कुलर लूप हैज रेजिस्टेंस ऑफ 60 ohm, 2 points on the loop, 1/4 of circumference apart, are connected to a 24-volt battery having an internal resistance of 0.75 ohm. The current through the battery is, तो इसको भी निकालना ही पड़ेगा भाई। सबसे पहले तो हमारे को क्या क्या गिवन है ये देख लेते हैं। इसमें है कंडीशन क्या है इसकी, हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 75 ओम, यहाँ पे 60 ओम दे रखा है, 24 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 60 ओम है, तो इसका 1/4 निकाल ले तो कितना आ जाता है, इसका एक्सपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1/4 60 का निकाल लीजिए, 60/4 8 40, तो 15 और 45, ठीक है। ये तो एक्सपी की वैल्यू आ गई। अब जो है आपके ये ओम में है, 15 ओम और 45 ओम की वैल्यू हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 15 इंटू 45 अपॉन में 15 + 45 45, तो यहाँ पे कितना आता है 15 × 45, 15 45, इसको आप कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 मिनट कैलकुलेटर देना। यार 45/4, इसका मतलब हो गया 11.25 ओम। ये तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अभी हमारे पास बचा हुआ है, इसमें क्या निकालना है, करंट निकालना है, आई की वैल्यू भी निकालनी है। आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, पी वाई एक्स पी प्लस आर इक्वल्स टू वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24, एक्स पी की वैल्यू कितनी निकाली हमने 11.25 प्लस आर की वैल्यू कितनी दे रखी है इसमें 0.75, टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 75 12 12 दूनी 24, 24/12 इक्वल्स टू 2 एम्पियर। करंट आ रहा है 2 एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे अपना, सही है। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे बोला है कि 1/4 है, 1/4 हमने निकाल लिया था,
1 क्वार्टर निकालोगे तो एक्सपी की वैल्यू आपका आ जाएगा 15 और 45। अब इसके हिसाब से जो है आपका ये हो जाएगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पे आपका ऊपर वाला मल्टीप्लाई नीचे वाला प्लस करोगे तो ये वैल्यू। इसके बाद में अपने पास सीधा सीधा आई की वैल्यू, आई का फॉर्मूला हमारे वी अपॉन में एक्स पी अपन वी अपॉन एक्स पी प्लस आर। आर की वैल्यू मेरे पास गिवन है, एक्स पी की वैल्यू हमने निकाल ली है, दोनों को पुट आउट करा और हमारे पास जो है आंसर निकल के आ गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, अपने जो भी क्वेश्चन हैं यहाँ पर, अब ये 8 × 1 मार्क्स कैरी करेंगे जो कि हमने इंस्ट्रक्शन में देखा था। तो पहला क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके सामने। बर्नौलीज प्रिंसिपल, दोनों दो मतलब इसमें मैंने आपको सॉल्यूशन दिए हैं, या तो आप इसको लिख दीजिए या ये लिख दीजिए, दोनों ही एक ही चीज़ है। थर्ड क्वेश्चन जो है इसका आंसर, फोर्थ क्वेश्चन का आंसर, फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर, सेवन्थ का आंसर, एट्थ का आंसर, सेक्शन बी शुरू। इसमें से करने हैं 8 क्वेश्चन, 8 × 2 मार्क्स, 16 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखना। अगर पॉइंट में हम देते हैं, अगर डिटेल करना है तो डिटेल करेंगे, अदरवाइज पॉइंट में लिखना है तो हम 2 पॉइंट से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। 2 पॉइंट से ज़्यादा अगर लिखते हैं तो 3 पॉइंट लिख दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। जितने नंबर का क्वेश्चन है उससे 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखने का कोशिश करना है आपको। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 पॉइंट लिखिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिखने का प्रयास करिए। अगर आप उतने जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने ही पॉइंट लिखते हैं तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पॉइंट सारे सही होने चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर आपका ये आंसर। इसके बाद में आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। फोर्थ नंबर, स्टोक्स लॉ को हमें बताना है, एक्सप्रेशन डिड्यूस करना है। छोटा सा है ये भी 2 नंबर में बहुत ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर बेसिक कंस्ट्रक्शन मूविंग कोयल टेबल गैल्वेनोमीटर का डायग्राम के साथ में समझाएंगे तो बेहतरीन रहेगा। जितने डायग्राम बनाएंगे उतने ज़्यादा नंबर पाएंगे। ये रूल है हमारे एग्जामिनर्स को चेक करने का कि बस हम जब चेक करते हैं तो हम देखते हैं बच्चे ने कितना सटीक लिखा है, सही लिखा है, बस। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, बहुत बड़ा लेंदी आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, छोटे से छोटा लिखिए लेकिन बेस्ट लिखिए। 6 क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर। अगर मैं सारे आंसर्स को मैं कराऊं तो ये वीडियो कम से कम 3 से 3.5 घंटे का बनेगा, और मुझे पता है कि आप 3 से 3.5 घंटों में से 30 मिनट भी अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे इस वीडियो को देखने में, क्योंकि आपको आंसर्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं। तो आंसर्स जब आप मिल रहे हैं तो आप वीडियो को देखेंगे नहीं। हाँ, यदि मैं आंसर्स लिख करके यहाँ पे एक एक बताता तो आपको जो है इसको टाइम देना पड़ता, तब तो आप 4 घंटे भी देखते, 5 घंटे भी देखते, लेकिन मैंने यहाँ पे आंसर्स ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि आपके बहुत सारे पेपर्स हैं जिनको सॉल्व करना है और जो आपके लिए उपलब्ध कराने हैं, क्योंकि आपके 24 एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो इसको तैयार करिए बढ़िया तरीके से सभी चीज़ों को। केमिस्ट्री के 5 करवा दिए गए हैं, बायोलॉजी के 5 करा दिए गए हैं, फिजिक्स के 5 हो गए हैं, मैथमेटिक्स के 5 आने वाले हैं। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं अदर ब्रांचेस के, उनके भी आ रहे हैं। तो सभी के क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। सभी के सभी तैयार करिए और बेहतरीन तरीके से आपने एग्ज़ाम को करिए। इम्पिडेंस ट्राइंगल बना देना है एलसीआर सर्किट का। ठीक है, यहाँ पर 9th क्वेश्चन है और इसका आंसर है ये। ये 10th क्वेश्चन है, इसका आंसर। ये 11th क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल के आंसर बहुत छोटे होते हैं, सबसे इजी होता है न्यूमेरिकल। बस यही है कि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर न्यूमेरिकल हो नहीं पाएगा। 12th का न्यूमेरिकल देखिए, 2-2 नंबर के 2-2 पॉइंट में आंसर निकल जाते हैं। 13 क्वेश्चन, आंसर। 14 क्वेश्चन, इसका आंसर। सेक्शन सी 8 करने हैं कोई भी, 8 करेंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स देगा, 24 नंबर मिलेंगे आपको। परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कराया था, इससे पहले पैरेलल एक्सिस थ्योरम कराया था, दोनों ही करवा दिए हैं। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर है और इससे पहले थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस भी कराया था इससे पहले वाले सैम्पल पेपर में। तो सभी को तैयार करना है बेहतरीन तरीके से, प्रूफ दे देना है, डेरिवेशन बता देनी है बस। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, डायग्राम ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका ये, सोलर सेल का। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बता देनी है कैसी होती है, रहा कंस्ट्रक्शन इसका।
वर्किंग बता देनी है। हीट इंजन कंसिस्ट ऑफ किससे किससे बने होते हैं? वर्किंग सब्सटेंस कौन से होते हैं? होल्ड एंड काउंट रिजर्वियर, सिलेंडर एंड पिस्टन्स, ये सभी चीज़ें आपको इसमें मेंशन करना होगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं, फोटो सेल का या फोटो इलेक्ट्रिक सेल, दोनों ही एक ही बात होती है। कंस्ट्रक्शन कैसा होता है इसको बता देना है, इसका डायग्राम बना देना है। वर्किंग कैसी होगी ये कर देना है आपको। नेक्स्ट जो है 20 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर आप यहाँ से नोट करेंगे। इसका डायग्राम ये रहा, इसकी डेरिवेशन छोटी सी रहती है, वो कर देना है आप। थ्योरी लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। थ्योरी हमने इसलिए लिखा है ताकि बच्चे समझ पाएँ कि थ्योरी में आपको लिखना क्या है, अगर आप लिखना चाहते हैं तो। 21 नंबर क्वेश्चन, उसका आंसर ये डायग्राम। 22 नंबर आंसर, इसका ये डाटा है और यहाँ पे आंसर है। बहुत छोटा सा हो जाता है, न्यूमेरिकल जब भी होता है तो छोटा ही होता है। 23 नंबर क्वेश्चन, ये रहा आंसर इसका। 24 नंबर क्वेश्चन, आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन, आंसर। 26 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद में सेक्शन आपका चेंज हो जाएगा, सेक्शन डी पे पहुंच जाएंगे। 27 नंबर से स्टार्ट हो जाता है सेक्शन डी। डाटा गिवन है, फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकल जाएगा। सेक्शन डी की बात करते हैं, यहाँ पे आपको कोई भी 3 अटेम्प्ट करना है, यानी कि 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे आप, 4 मार्क्स देगा आपको एक ईच क्वेश्चन, 12 मार्क्स यहाँ से कर लोगे। डेफिनेशंस लिखनी है और रिलेशन इनकी निकालनी है, तो रिलेशन भी हम निकालेंगे। डेफिनेशंस पहले लिख देंगे और ये रहा रिलेशन। ट्वेंटी 28 नंबर न्यूमेरिकल। 29 नंबर न्यूमेरिकल विद थ्योरी, ये डायग्राम और ये रहा आपका न्यूमेरिकल। 30 नंबर न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी, और ये आपका न्यूमेरिकल। 31 जो लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताने से पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए तो वो आप जो है इस मीडियम से प्राप्त कर सकते हैं। सारा का सारा जो पीडीएफ, आप कोई भी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी पीडीएफ, यानी कि कोई भी पीडीएफ जो भी आप चैनल पे देखते हैं वो पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। विद सॉल्यूशन मिलेगा आपको, जो आप वीडियो में देख रहे हैं ऐसा का ऐसा मिलेगा, सेम टू सेम मिलेगा। जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, अगर मैंने ए लिखा है तो ये आपको ए भी देखने को वहाँ पे मिलेगा। तो अगर मैंने कुछ भी इस पीडीएफ पे लिख दिया है तो आपको ये पीडीएफ वैसा का वैसा ही मिलने वाला है। तो ऐसा नहीं सोचना कि पीडीएफ जो है वो अलग से मिलेगा, बिल्कुल जो आप डिट्टो देख रहे हैं डिट्टो आपको पीडीएफ मिलने वाला है। ठीक है, तो आप जो है शेयर करके अपने जो 2-4 फ्रेंड के साथ में पीडीएफ को ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। अदरवाइज वीडियो से आप अपना जो भी है स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 31 क्वेश्चन का आंसर ये आप नोट कर लीजिए। और इसका बचा हुआ पार्ट ये है, स्पेशल केसेस हम बता देंगे इसमें। न्यूमेरिकल डाटा हमारे पास गिवन है और ये न्यूमेरिकल एंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट आंसर हो जाता है। तो आशा करूँगा कि आप लोग जो है अब तक बेहतरीन तैयारी कर चुके होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर चुके हैं तो आपको करना ज़रूरी है। इन क्वेश्चंस को अगर आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाए तो क्या आप इनको कर सकते थे? जो मैंने 5 सैम्पल पेपर्स दिए हैं, क्या आप इनमें से कोई भी क्वेश्चंस को बेहतरीन तरीके से कर सकते थे? अगर आप कर सकते थे तो आप प्रिपेयर हैं, अगर आप नहीं कर सकते थे तो प्रिपेयर अपने आप को कर लीजिए। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपने कुछ ना कुछ बेहतरीन सीखा होगा। बाकी सारे सब्जेक्ट्स अपलोड किए गए हैं, प्लेलिस्ट चेक करिए, आपके सामने आ रही है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।